दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। तो आज हम लेकर आए हैं 10 अक्टूबर 2025 के समाचार पत्रों के हिंदी संस्करण का संपूर्ण संग्रह, डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस अर्थात डीएचएनए। तो इस 15 मिनट के शो में आपको हम प्रतिदिन के सभी महत्वपूर्ण न्यूज एंड टॉपिक्स को करेंगे, जो आपके करंट अवेयरनेस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला न्यूज़ है वो मेट्रो ट्रेन से संबंधित है, और हम आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि पटना में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है और पिछले 3 दिनों में लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने मेट्रो का सफ़र किया है। अब आज एक नया समाचार आया है कि मेट्रो ट्रेन में एक सेट और जल्द ही आएगा, क्योंकि अभी 3 बोगियों वाला ही एक मेट्रो ट्रेन का परिचालन हो रहा है। दूसरा ट्रेन सेट किराए पर लेने की बात हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 32.5 किलोमीटर का निर्माण जारी है। इसमें पटना मेट्रो के निर्माण पे लगभग 13,925 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। इसमें 3 संस्था का योगदान है। पहला जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, दूसरा केंद्र सरकार और तीसरा बिहार सरकार। इन तीनों की हिस्सेदारी से पटना मेट्रो का निर्माण कार्य जारी है। इसमें 2 लाइन का निर्माण किया जा रहा है। पहला पटना मेट्रो रेड लाइन, जिसकी लंबाई लगभग 16.8 किलोमीटर है, और पटना मेट्रो ब्लू लाइन, जिसकी लंबाई लगभग 14.5 किलोमीटर है। इसके निर्माण कार्य का जो लक्ष्य है ये 2027 तक का रखा गया है। इसमें अभी निर्माण कार्य जारी है। अभी तक मलाही पकड़ी से पटना वीवी तक लगभग 1.5 किलोमीटर सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। पटना विश्वविद्यालय से पीएमसीएच, गांधी मैदान, आकाशवाणी तक सुरंग का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। तो इस प्रकार बिहार को सौगात के रूप में पटना मेट्रो मिल चुका है और पटना मेट्रो अपनी रफ्तार पकड़ रही। तो चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला न्यूज स्पोर्ट्स से है, जिसमें महिला वर्ल्ड कप जारी है और भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से लगातार तीसरे वर्ल्ड कप में पहली बार हार गई है। इसमें महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम को पहली हार मिली है। साउथ अफ्रीका ने इसे 3 विकेट से हराया है, लेकिन अभी सीरीज जारी है और हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। तो चलिए अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। अगला न्यूज जो है ये नोबेल पुरस्कार से है, और इसमें जो हंगरी के लेखक क्रास्नाहोकोई हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने 300 पन्नों का जो उपन्यास है इसको एक वाक्य में लिखा है, और इसी के कारण ये काफ़ी अभी चर्चा में है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय रूप से एक लंबा वाक्य लिखते हैं और ये पूर्ण विराम नहीं लगाते हैं। ये इससे पहले मैन बुकर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। इनके बारे में 2 शब्द आपको बताना चाहेंगे कि विनाश के भयावह समय में भी कला की ताकत को दोबारा स्थापित इन्होंने हंगरी में किया। इनका नाम है लास्लो क्रास्नाहोकोई। ये 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और ये लंबे वाक्यों और गंभीर विषयों वाले उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। आप कई किताबों पर फिल्म भी बना चुके हैं। 2015 में आपने मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी जीता है। क्रास्नाहोकोई के उपन्यास की खासियत ये है कि कई पन्नों तक चलने वाले लंबे वाक्य और गंभीर, कभी-कभी भयावह विषय। इनका उपन्यास द मेलनकोली ऑफ रेसिस्टेंस 300 पन्नों में सिर्फ एक वाक्य में लिखा गया है। यह उपन्यास 1989 में हंगेरियन भाषा में प्रकाशित हुआ था। लेखन में पूर्ण विराम बहुत कम होते हैं। इसके बजाय वे अर्धविराम, सेमीकोलन अथवा अल्प विराम, कॉमा के जरिए विचारों की अंतहीन धारा बनाते हैं। इनके वाक्य अविश्वसनीय रूप से काफ़ी लंबे होते हैं और उतनी ही गहराई तक जाते हैं। उनकी यह शैली इस सोच से जुड़ी है कि पूर्ण विराम यानी वाक्य का अंत इंसान नहीं बल्कि ईश्वर तय करता है। इनके अनुसार मानवीय अनुभव कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता है। उसे छोटे टूटे हुए वाक्यों में कैद नहीं किया जा सकता है। जीवन अखंड प्रवाह है। केवल ईश्वर जो संपूर्णता का प्रतीक है, वही किसी चीज़ को पूर्ण करने से खत्म करने का अधिकार रखता है। मनुष्य होने के नाते हम सिर्फ प्रवाह को ही अनुभव कर सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान लास्लो ने कहा था कि स्वर्ग और नरक दोनों ही इस धरती पर है। हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, हम फिर भी करते हैं, उम्मीद के संगीत से खुद को दिलासा देते हुए। यानी हम अक्सर भविष्य की उम्मीदों में जीते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, पर असल में जो कुछ है वह अभी है। खुशी और दुख, सुंदरता और पीड़ा, सब इसी पल में है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन को टालने के बजाय उसे पूरी तरह महसूस करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा सच है। तो दोस्तों, ये जो हंगरी के लेखक है क्रास्नाहोकोई, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन्हें साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है इसके लिए चुना गया। चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला न्यूज़ हमारे देश के सुरक्षा से संबंधित है, और देश की सुरक्षा को अभेद बनाने का जो काम है वो सुदर्शन चक्र के द्वारा जारी है। सुरक्षा का हमारा अभेद कवच सुदर्शन चक्र अन्य देशों के कवच जैसे इजराइल का आयरन डोम, ब्रिटेन के स्काई सेवर या फिनलैंड के डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम से बिल्कुल अलग है, और यह बहुआयामी भी है। भारत का यह चक्र 7,000 रडार और 52 नए समर्पित सैटेलाइट के जरिए एक समेकित यानी इंटीग्रेटेड और एआई सक्षम संचार नेटवर्क और उस वेपन सिस्टम से जुड़ा होगा जिसमें अति उच्च शक्ति वाला लेजर से अनचाहे मिसाइल, ड्रोन या अन्य शत्रु प्रक्षेपित हथियार को देखने के तत्काल बाद नष्ट करने की क्षमता होगी।
भारत की समस्या अन्य देशों, खासकर यूरोपीय देशों से अलग है। सुरक्षा कवच के लिए इस क्षेत्र यूरोप के देशों से कई गुना बड़ा है। कई हजार किलोमीटर तक क्षेत्र पर दिन रात नजर रखना दुरूह और श्रम साध्य है। देश तभी चैन की नींद सो सकता है जब तकनीकी के नए वरदान अपना काम निरंतर रूप से करते रहेंगे। तो इसके लिए हमने सुदर्शन चक्र का विकास कर लिया है और ये देश के सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है। इसी में जो आज का एक और महत्वपूर्ण अपडेट है वो है डेरेक ओब्रायन। ये राज्यसभा में टीएमसी के नेता भी हैं और इन्होंने एसआईआर पे लगातार अपना कटाक्ष भी जारी रखा है। तो इन्होंने आज अपना एक आर्टिकल दिया है। इस आर्टिकल में इन्होंने बताया है कि सरकार के द्वारा जो लगातार बेरोजगारी दर को लेकर डाटा दिया जा रहा है वो गलत तरीके से इकट्ठा किया गया है। तो इसमें इन्होंने अपना कुछ कमेंट दिया है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। इनका कहना है कि सरकार का अनुमान है कि बेरोजगारी दर लगभग 4 से 6% है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कुल बेरोजगारों में 2/3 शिक्षित युवा हैं। हाल ही में रॉयटर्स ने दुनिया के 50 शीर्ष स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का सर्वेक्षण किया जिसमें से 70% ने कहा कि भारत की बेरोजगारी दर गलत बताई जा रही है और यह वास्तविक पैमाने को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। पीएलएफएस द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में तो प्रति सप्ताह 1 घंटा भी काम करने को रोजगार मान लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हर साल 70 से 80 लाख युवा वर्कफोर्स में प्रवेश करते हैं, लेकिन उचित वेतन वाली अच्छी नौकरियों के अभाव में वे नौकरियां करते हैं। हालांकि कॉर्पोरेट मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्कोर पे भी पहुंचा है दोस्तों, लेकिन जो एक उचित वेतन मिलना चाहिए एम्प्लॉई को वो नहीं मिल पा रहा है। इसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा आज आर्टिकल लिखा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आज न्यूज़ में टेस्ला के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं और किस प्रकार एक समय दिवालिया होने के कगार पर जब टेस्ला पहुंच गई थी तो वहां से उभरने के बाद आज यह 120 लाख करोड़ से अधिक की कंपनी बन चुकी है। तो ये आत्मविश्वास, दृढ़ता और कठोर निर्णय का अंतिम परिणाम है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार टेस्ला ने अपनी स्थिति को सुधारा और आज आप सभी लोग टेस्ला को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब ये एक समय दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था तो उसने अलग अलग तरीकों से अपने दिवालियापन को सुदृढ़ करने का कोशिश किया, उसको सुधारा। इन्होंने 40 करोड़ डॉलर का सरकारी मदद भी इनको प्राप्त हुआ, लेकिन इसके अलावा इनका अपना प्रयास भी काफ़ी प्रशंसनीय रहा। आईपीओ से इन्होंने पैसे जुटाए। कंपनी 2010 में $17 प्रति शेयर के हिसाब से अपना आईपीओ लेकर आया था। इससे लगभग इन्होंने 22 करोड़ डॉलर जुटाए थे। प्रोडक्ट में इन्होंने इनोवेशन को लगातार जारी रखा और इन्होंने हार कभी नहीं माना। अगला था इनका स्टेप की ब्रांडिंग, ग्लोबल विस्तार, इस पर इन्होंने भरपूर फोकस रखा। तो यहाँ पर जो आज टेस्ला की स्थिति है वो काफ़ी सुदृढ़ है और काफ़ी मजबूत कंपनी बन गई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेस्ला। अच्छा, टेस्ला का जो नाम था ये 2 इंजीनियरों ने रखा था और इसका नाम है, ये दोनों इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। पहला मार्टिन एबरहार्ड और दूसरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मार्क टार्पेनिंग था। इन दोनों ने इसका नाम टेस्ला रखा था। और दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो एबरहार्ड थे अमेरिकी आविष्कारक, ये निकोला टेस्ला के सम्मान में इस कंपनी का नाम टेस्ला रखा था। निकोला ने एसी इलेक्ट्रिक मोटर की सबसे पहले खोज की थी, तो इसीलिए निकोला टेस्ला के सम्मान में इस कंपनी का नाम टेस्ला रखा गया। और दोस्तों आप सभी इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। आज न्यूज़पेपर में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उनका भी आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने मैं बिहार बोल रहा हूं करके अपना भाग 13 आज प्रकाशित किया है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है। इसका हेडिंग है, दूरदर्शी नेता को सामाजिक हित में कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि कड़े फैसले होते हैं। दोस्तों, मैं माननीय उपसभापति को कोट करके बताना चाहूँगा। बात 21 अगस्त 2025 की है। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पारित कर दिया। समाज हित में दूरगामी सकारात्मक असर डालने वाला साहसिक बिल। ऑनलाइन सट्टेबाजी वाला खेलों पर पाबंदी लग गया। ई स्पोर्ट्स और सामान्य ऑनलाइन गेमिंग को भी हरी झंडी दिखा दी गई। समाज की रहनुमाई करने वाले या सरकार चलाने वाले बड़े व दूरदर्शी नेता को बार बार ऐसे कड़े फैसले लेने ही पड़ते हैं। जो नेता अपनी नीतियों में साफ मूल्यों और दूरदृष्टि के साथ खड़े होते हैं। इसी क्रम में बिहार ने 2016 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम लागू करके यह कड़ा फैसला लिया था। शराबबंदी के सामाजिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए टैक्स की भारी नुकसान को सहने का सरकार का फैसला समाज पर पड़ने वाले असर और मूल्यों की राजनीति का नतीजा होता है। एक बैठक में महिला के आग्रह पर यह कदम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया। उस महिला ने भरी सभा में उन्हें बताया कि शराब की लत परिवार को कैसे बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, इसमें इनके द्वारा यह बतलाने की कोशिश की गई है कि दूरदर्शी नेताओं के द्वारा देश के हित में कुछ दूरदर्शी फैसले लेने पड़ते हैं जो कि कड़े भी होते हैं और कुछ कठोर भी होते हैं। जैसे बिहार के केस में इन्होंने बताया कि नशे का दंश सिर्फ शराब तक सीमित नहीं है, किसी भी तरह का लत समाज पर गहरा नकारात्मक असर डालती है। प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक स्टडी 2024 बताती है कि बिहार में शराबबंदी के कारण हर दिन या साप्ताहिक शराब पीने के 24 लाख मामले कम हुए हैं।
सबसे बड़ी बात, इसके चलते जीवन साथी के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के 21 लाख मामले टल गए हैं। इससे राज्य में मोटापे की दर को भी नियंत्रित करने में मदद मिली है। तो जो कुछ दूरदर्शी फैसले होते हैं वो समाज के हित में होते हैं, इस पर इन्होंने। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट आई है और इसमें बिहार में 13.5% महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा बढ़ी है इसकी चर्चा की गई है। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। इसका खुलासा एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट से हुआ है। एनसीआरबी ने 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में लगभग 13.5% का इजाफा हुआ है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामले में बिहार 28 राज्यों में 8वें नंबर पर है। दोस्तों, फिर से रिपीट करेंगे कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामले में बिहार 28 राज्यों में 8वें नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक हिंसा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। देश के 28 राज्यों की तुलना में सबसे अधिक बिहार में लड़कियों का अपहरण शादी के नियत से होता है। एक अपडेट और है दोस्तों कि बिहार में एक साल में लगभग 1143 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या की गई है। इस मामले में बिहार 28 राज्यों में दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इसके साथ ही एक और अपडेट है इसमें दोस्तों कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की घटना में भी बिहार सबसे अव्वल नंबर पर आता है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सबसे अधिक बिहार में दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगली न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। जो अगला न्यूज़ है वो बिजनेस से है और बिजनेस में आज हम देखेंगे कि डिजिटल लेन-देन 5 साल में लगभग 4 गुना बढ़ गया है। इसमें यूपीआई का हिस्सा लगभग 71% आता है। आम जनजीवन में बिजली पानी जैसे 87% यूटिलिटी बिल डिजिटली चुकाए जा रहे हैं। दोस्तों, देश में लेन-देन और भुगतान का तरीका तेजी से बदल रहा है। खास बात यह है कि महिलाएं और युवा पीढ़ी इस बदलाव में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों जो युवा और जेनजी की भूमिका है उसको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें महिलाएं, जेनजी, मिलेनियल्स इसमें डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। 80% महिला उद्यमी यूपीआई की मदद से कैशलेस पेमेंट कर रही है। 65% लोग पहली सैलरी पर ही क्रेडिट कार्ड लेने लगे हैं। 65% को ब्रांडेड कार्ड धारक रिवार्ड से जुड़े ई-कॉमर्स कार्ड चुन रहे हैं। तो इस प्रकार हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिक्की रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें जीएसटी कटौती से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको नई ऊर्जा मिली है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। 87% मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का उत्पादन सितंबर तिमाही में बेहतर हुआ है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी जीएसटी दर में कटौती की गई है और जो 4 तरह का जीएसटी दर था उसको बदल के 3 तरह का जीएसटी दर कर दिया गया है। पहला 5%, दूसरा 18% और तीसरा 40%। तो बहुत सारे करों को 5% के रेंज में लाया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर एक अपडेट है दोस्तों कि देश का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आने वाले महीनों में इसके और विस्तार की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि फिक्की ने भी बताया है कि 87% मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का उत्पादन सितंबर तिमाही में बेहतर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जीएसटी जो कटौती हुई है उसका नतीजा है। एक अपडेट और है दोस्तों कि एआई कौशल वालों को लगभग 30% ज़्यादा सैलरी मिल रही है। दक्षिण एशिया में जेन एआई से पेशेवर नौकरियों में 20% की कमी आई है दोस्तों। इसमें दक्षिण एशिया में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों जैसी चैट जीपीटी आदि का असर पेशेवर नौकरियों पर दिखने लगा है। वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया पर जारी अपना एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसी नौकरियों की मासिक उपलब्धता करीब 20% तक कम हो गई है। तो दोस्तों, जिस प्रकार की आशंका थी कि एआई से जो नौकरियां हैं वो धीरे धीरे संकट में आने लगेंगी, तो ऐसा होता दिखाई देने लग गया है। लगभग दक्षिण एशिया में 20% नौकरियों की कमी दर्ज की गई है। तो चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। म्यांमार के दिवाली के नाम से प्रसिद्ध थाडिंगयूट लाइट फेस्ट का आयोजन हो चुका है और म्यांमार में दिवाली मनाया जा चुका है दोस्तों। और यहाँ भारत में भी हम सभी लोग दिवाली मनाने जाने की तैयारी कर रहे हैं। म्यांमार में लाइट फेस्टिवल के नाम से प्रसिद्ध थाडिंगयूट महोत्सव मनाया गया है। यह थाडिंगयूट की पूर्णिमा के दिन से सेलिब्रेट किया जाता है, जो बौद्ध वर्षा ध्यानावधि वर्ष के अंत का प्रतीक है। 3 दिनों तक चलने वाले त्योहार के दौरान लोग अपने घरों, मंदिरों और सड़कों को मोमबत्ती, लालटेन और रंगीन लैंटर्न से सजाते हैं, जिससे चौतरफा रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी बुद्ध की स्वर्ग से वापसी और भिक्षुओं व अनुयायियों की स्वागत यात्रा का प्रतीक है। तो हम सभी इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस फेस्टिवल का नाम है थाडिंगयूट लाइट फेस्ट, जो कि म्यांमार में दिवाली के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। गाजा में शांति के लिए ट्रंप प्लान पर मुहर लग चुका है और इससे इजरायल और हमास इस पर दोनों देश राजी हैं, दोनों पार्टी इस पर राजी हैं। और इस पर जो अपडेट आया है दोस्तों वो हम बताना चाहेंगे कि 2 साल की बर्बादी के बाद पहली बार गुरुवार को गाजा में शांति की राह खुल चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट के गाजा पीस प्लान पर दोनों पक्ष की मुहर लग गई है। हमास भी इस समझौते को लेकर राजी है। डील के पहले चरण के तहत इजरायली सेना गाजा पट्टी के अलग अलग हिस्सों से पीछे हटना शुरू हो चुकी है।
अमेरिका से लेकर इजरायल और गाजा पट्टी में खुशी की लहर है। मिस्र के शर्म अल शेख में अमेरिका, मिस्र और हमास के प्रतिनिधि में भी गर्मजोशी देखने को मिली है। एक और गाजा की सड़कों पर आम फिलिस्तीनी लोगों की जीत का जश्न और विजय जुलूस का माहौल देखने को मिला है। तो वहीं इजरायल के कई शहरों में बंधकों के परिजनों और हमास के द्वारा रिहा किए गए लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं मिस्र में बधाइयां दी जा रही हैं, ये जो राजनीतिक लोग हैं वो भी बधाई दे रहे हैं और ये हमास के लोग हैं मिस्र में, और ये खुशखबरी मिलने के बाद गाजा में लोग जश्न का माहौल मना रहे हैं और यहाँ पर गाजा में शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहे हैं हमास के जो योद्धा हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि गाजा इजरायल में जो संघर्ष लगातार जारी है, तो इसमें इसका जो असर है वो दिख रहा है। गाजा में 18,000 बच्चों की मौत हो चुकी है, 20,000 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, क्योंकि गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक लगभग 67,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें लगभग 30% बच्चे हैं। तो 67,000 का 30% 18,000 से भी बड़ी संख्या आती है। गाजा की 80% इमारतें, 90% स्कूल और 99% से ज़्यादा कृषि जमीन तबाह हो चुका है दोस्तों। और इजराइल भी इसका क्या असर हुआ है, तो युद्ध पर इजराइल के 3.8 लाख करोड़ खर्च हुए हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 से कि हमास के हमले में लगभग इजराइल में 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, 254 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। तो इसी के प्रत्युत्तर में इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना हमला जारी कर दिया और हमास से उसने इसका बदला लेना शुरू किया। तो एक अपडेट और है दोस्तों कि ट्रंप ऐसा मानते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, और इसके लिए ट्रंप का कुछ दावा है। उनका दावा है कि उनके नेतृत्व में हुए अब्राहम अकॉर्ड्स ने अरब रिश्तों ने नया अध्याय खोला है। उनका मानना है कि 20 पॉइंट के गाजा पीस प्लान को सदी का सबसे बड़ी शांति योजना बताया जाना चाहिए। नोबेल दावा करते हैं कि उन्होंने 7 नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने 7 युद्ध बंद कराने का उन्हें श्रेय मिलता है। यहीं पर दूसरी तरफ ओस्लो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो निदेशक हैं नीना ग्रेगर, उनके अनुसार नोबेल समिति 2025 के लिए पहले ही निर्णय कर चुकी है, पर यदि ट्रंप की योजना अस्थायी शांति लाती है तो अगली बार उन्हें गंभीरता से लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला जो अपडेट है हमारा वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड जो है वो एआई की मदद से कॉपियों के जांच की तैयारी कर रही है अब। और बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं के लिए डिजिटल चेकिंग और एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली की पायलट टेस्टिंग शुरू की है। बोर्ड के अनुसार अभी कॉपियों की जांच शिक्षक ही करेंगे, लेकिन उसका जो मूल्यांकन है उसकी सटीकता जांचने और त्रुटियां पहचानने के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। सीबीएसई का कहना है कि मानव और मशीन के इस संयुक्त मूल्यांकन मॉडल से जांच प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी दोस्तों। तो इसके साथ ही सीबीएसई ने एक और एडवाइस दिया है। सीबीएसई ने छात्रों को करियर मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप माई कैरियर एडवाइजर के इस्तेमाल को लेकर अपील किया है। दोस्तों हम फिर से बताना चाहेंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित यह मोबाइल ऐप है माई करियर एडवाइजर, इसके इस्तेमाल के लिए सीबीएसई के द्वारा अपील किया जा रहा है। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूल को नोटिस जारी कर कहा है कि इस ऐप का उद्देश्य विद्यार्थी को करियर विकल्पों की जानकारी देना, उनके भविष्य को लेकर सही निर्णय लेने में मदद करना है। इसके साथ ही बुजुर्गों के सम्मान के लिए भी सीबीएसई के द्वारा बच्चों से शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि बोर्ड के मुताबिक एकल परिवारों की बढ़त और सामाजिक गतिशीलता में बदलाव के साथ यह आवश्यक है कि हम पीढ़ियों के बीच आपसी सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा दे सके। तो दोस्तों अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि भारत के दौरे पर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कीर स्टारमर वो आए हुए हैं, और भारत ब्रिटेन के बीच 4200 करोड़ रुपए का जो मिसाइल डील है वो हो चुका है। और भारत के विकास यात्रा में ब्रिटेन का जो स्वागत है ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। चूंकि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ गुरुवार को मुलाकात हुई हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच दोस्ती दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, ऐसा कहकर ऐसा उन्होंने बताया। स्टारमर ने कहा है कि 2028 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। दोस्तों ये वही ब्रिटेन है जो 1947 ईस्वी तक भारत पे अपना राज किया करता था। वही ब्रिटेन आज यह मानने के लिए मजबूर है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2028 तक बनने जा रही है। ब्रिटेन भारत के साथ सहयोग के लिए संकल्पित है। भारत और ब्रिटेन ने बड़ा रक्षा सौदा भी किया है। इसके तहत ब्रिटेन भारतीय सेना को हल्का मिसाइल देगा। इस सौदे की कीमत लगभग 4200 करोड़ रुपया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने स्टारमर के समक्ष ब्रिटेन में सक्रिय भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों पर अंकुश लगाने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा और कट्टरपंथी तत्वों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। बताते चले दोस्तों कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो है ये 125 से ज़्यादा उद्योगपति का डेलीगेशन लेकर दो दिनों का जो भारत यात्रा है उस पर आए हुए हैं। और इससे पहले भी भारत ब्रिटेन में जुलाई में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों वो यहाँ पर हम हाईलाइट करना चाहेंगे कि स्टारमर ने कहा कि भारत में ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोलेगी। अगले साल लिवरपूल, ब्रिस्टल और बेलफास्ट भी आ जाएंगी।
अगला है भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। अगला है ब्रिटेन और भारत अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाएंगे। अगला है क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी स्थापित होंगे। सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में होगा। सैटेलाइट कैंपस झारखंड के धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में होगा। पीएम मोदी ने बोला कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया है। 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार एक अंतिम अपडेट और है दोस्तों कि अभी जो भारत में एक काफ़ी दुखद समाचार आया था कि कुछ कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की जो है वो मौत हो गई है। तो कफ सिरप बनाने वाली जो कंपनी थी कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप के जो उस कंपनी के मालिक हैं गोविंदन रंगनाथन, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब जो मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर CDSCO वह भी जग गया है और देश भर में कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों की भी जांच की जाएगी। इसके साथ साथ देश में सभी दवा कंपनियों की भी जांच करने की इन्होंने घोषणा कर दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी ने जो पिछले वीडियो को लाइक किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्यार ने फिर मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए लगातार प्रतिदिन करंट अफेयर का जो सीरीज है ये लाते रहेंगे। तो लगातार बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।